ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं अपना जो है एल्किल हैलाइड हम पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइड के अंदर हमने पढ़ लिया था क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। प्रिपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्किल हैलाइड। आज देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्किल हैलाइड। तो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड कैसे बनते हैं? तो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड जो है, ये एरोमेटिक हैलाइड भी बोल सकते हैं। जैसे आप ये देखें, ठीक है, जैसे ये है हमारा, तो ये CH2Cl, ये भी एरोमेटिक एल्किल हैलाइड है। और ये जो है ये हमारा ये Cl, ये भी एरोमेटिक एल्किल हैलाइड है। ये क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। और ये बताइए क्या कहलाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। एरोमेटिक दोनों ही एरोमेटिक हैं। ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये क्लोरोबेंजीन है। बस ध्यान रखना है, क्लोरोबेंजीन में बेंजीन से सीधा क्लोरीन लगा होता है, क्लोरोबेंजीन। और ये बेंजाइल, यानी ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप जो है वो बेंजाइल ग्रुप कहलाता है और बेंजाइल के साथ क्लोरीन लगा है तो ये बेंजाइल क्लोराइड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए एक जो है हमारे पास जो है बहुत अच्छा तरीका है, वो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से हम ये एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये एक रिएक्शन है जिससे हम एरोमेटिक एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट के अंदर पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फिर वो बेंजीन रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन के हिसाब से देखें तो रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही ज्यादा होता है, वो प्रेफर करता है। एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये तो ऐसा होता है, देखिए ये हमने बेंजीन रिंग लिया, इसके अंदर Cl2 डाला और इसके अंदर FeCl3 या AlCl3 ले लिया और ये जो रिएक्शन हो जाएगा ऐसे। लेकिन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ और ये प्लस HCl निकल जाएगा, ये है। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन होता कैसे है, इस रिएक्शन में स्टेप क्या क्या है, कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बना, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बना, तो इसको देखते हैं। मेनली जो है ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा होता है बाय प्रोडक्ट का बनना, यानी कि ये HCl का बनना। तो इसके अंदर हम देखते हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ें तो स्टेप बाय स्टेप के अंदर फर्स्ट जो FC जो रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, FCR फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर पहला स्टेप जो है होता ये है कि FeCl3 या आप AlCl3 भी ले सकते हैं, ये एक ही चीज है, AlCl3 और FeCl3। इसके FeCl3 और AlCl3 दोनों ही जो है वो लेविस एसिड का काम करते हैं। लेविस एसिड जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो इन दोनों को ले सकते हैं आप, FeCl3 भी ले सकते हैं और AlCl, दोनों के अंदर सेम रिएक्शन ही होता है। ये मैं Cl2 ले लूं तो ये FeCl4 माइनस और प्लस Cl प्लस बन जाएगा। होता ये है कि FeCl3 जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, लेविस एसिड है, तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +3 और +3 के अंदर जो है d जो है थोड़ा सा खाली रहता है, तो वो लोन पेयर ले सकता है। अब मैं इसको आपको ऐसे बताता हूँ कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो जैसे FeCl3 है, FeCl3 यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन की जो बॉन्डिंग है वो ऐसी है कि भाई इस पे 3 लोन पेयर होंगे, ये है, फिर ये 1, ये 3 लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो है ये Fe जो है ये लोन पेयर पे अटैक करता है, इसके लोन पेयर पे अटैक करता है और यहां से बॉन्डिंग बना लेता है। ये यहां से बॉन्डिंग, ये Fe क्लोरीन को अपने में मिला लेता है, अपनी तरफ बुला लेता है, तो ये FeCl4। अब क्लोरीन क्या करता है, क्योंकि क्लोरीन के लोन पेयर को आयरन ने पकड़ लिया है, ठीक है, तो क्लोरीन यहां से इसको, ये जो बॉन्ड पेयर है ये तोड़ के ले जाता है, जिससे ये जो Cl है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने इसका लोन पेयर ले लिया है,
तो क्योंकि इस लोन पेयर इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड पेयर है, शेयर्ड बॉन्ड पेयर है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों बॉन्ड पेयर को Fe के अंदर मिला दिया है, तो उसकी वजह से माइनस चार्ज आता है और Cl पे जो है ये प्लस चार्ज आ जाएगा, Cl पे प्लस चार्ज आएगा। अब Cl जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये जनरेट हो गया। तो मतलब यही आपका AlCl3 में भी हो सकता है। मैं FeCl3 की जगह AlCl3 भी लिख सकता हूं, FeCl3 की जगह मैं AlCl3 भी लिख दूंगा, उसमें भी सेम चीज ही होगी। FeCl3 लिखूं या AlCl3 लिखूं तो उसमें भी सेम चीज ही होगी, उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही AlCl3 और FeCl3 ये दोनों ही जो है वो लेविस एसिड ही हैं। तो ध्यान रहे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें एक लेविस एसिड लेना पड़ता है। तो जैसे ये AlCl3 है, AlCl3 इसके अंदर भी मैं Cl2 डालूंगा और ये जो है AlCl4 बिल्कुल वही चीज वैसा ही बन जाएगा, प्लस Cl+, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ठीक है, तो पहला तो रिएक्शन होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो है ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, अब जो है सेकंड स्टेप जो है वो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, सेकंड स्टेप है बेंजीन रिंग पे जो है। अब बेंजीन रिंग के अंदर देखो क्या है, ये डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं इसको, सही नहीं बना। ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, यहां पर हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ये यहां ये हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ये आ गया। अब इस पे जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये Cl+ जो हमने बनाया है ऊपर वाले स्टेप में, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन के बनाए होंगे, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये जाके अटैक करता है, ये इससे अट्रैक्ट होता है और ये अटैक करता है। उससे होता क्या है भाई, ये जो है ये शरणार्थी है, ठीक है, माइग्रेंट है, ये यहाँ के इस पे पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है, तो बेंजीन जो है इसको जगह देने के लिए इस H+ को हटा देता है, इस H+ को हटा देता है। जब H+ हट जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, इस माइनस पे जाके ये अटैक कर देगा। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में अगर दिखाऊं तो स्टेप बाय स्टेप में कैसे दिखेगा ये भाई, ये जो है, तो स्टेप बाय स्टेप में अंदर ये बेंजीन जो है ये H+ को लूज कर देगा, बेंजीन जो है वो H+ को लूज कर देगा। यहां पर ये कोई भी H+ को आप लूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सारे सिमेट्रिकल H हैं। यहां पे H+ को लूज कर दिया तो H+ जो है ना, ये H जो निकला, ये अपना बॉन्ड पेयर छोड़ के जाता है, ये बॉन्ड पेयर छोड़ के जाएगा, जिसकी वजह से वो माइनस चार्ज आ गया। अब इस पे जो है ये क्लोरीन अटैक करेगा Cl+, और क्लोरीन जाके यहां बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन ही हैं, दो इलेक्ट्रॉन ही ऐसे बॉन्ड ये बना लेगा, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। अब यहां पे H+ इसने रिलीज कर दिया है, ये H+ जो है ये रिलीज करा है, बेंजीन ने H+ रिलीज कर दिया। अब ये H+ जो है ये इससे जाके अटैक करेगा तीसरे स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर बेंजीन टू गिव अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो तीसरे के अंदर जो है वो जो FeCl4, अगर आपने FeCl3 लिया था तो FeCl4- बनेगा, और AlCl3 लिया था तो AlCl4- बनेगा। तो जो भी आपने लिया है, तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि FeCl4- प्लस H+ जो बेंजीन से जो रिलीज हुआ, ये जो है ये इस पे अटैक करेगा, फिर वापस FeCl3 प्लस HCl बन जाएगा। ये मतलब H+ जो है ये प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, आयनिक एक तरीके से मैकेनिज्म होता है। तो H+ इससे जो है Cl1 ले जाएगा, जो Cl इसने लिया था क्लोरीन से, वो Cl ये जो है ये ले जाएगा और HCl बन जाएगा। तो तीनों स्टेप को अगर मैं लिखूं एक साथ तो वापस से देख लो आप। तो पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल HCl+ जनरेट हो गया। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर द बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ध्यान रखें एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमता है। बेंजीन रिंग ऑल्दो इट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी
एक नेगेटिव क्लाउड, एक नेगेटिव जो है वो एम्बियंस रहता है इसके ऊपर, नेगेटिव जो है वो इसके ऊपर रहता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ जो है इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो घूम रहे हैं, वो जो है इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो जाके फिर उसको जगह भी बना देता है, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस के अंदर रिएक्शन जल्दी होता है। तो ये जो है ये Cl जो है इस पे अटैक कर जाएगा। अब Cl जो है इलेक्ट्रोफाइल था और यहां से भी H+ ही निकला है, तो एक H+ निकला, एक Cl+ ऐड हुआ। प्लस प्लस स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, तो एक इलेक्ट्रोफाइल निकला, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे H+ निकल गया। अब ये H+ जो निकला वो FeCl4- से रिएक्शन करेगा। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है। तो उसको मैं पूरा इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं ऐसे, कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे 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 लिख सकता हूं, ये ऐसे। ये हमारा बेंजीन, बेंजीन पे HH होगा, वो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, फिर यहां पर Cl2, फिर FeCl3, AlCl3 भी ले सकते हैं हम। तो ये हमारा पूरा रिएक्शन हो गया Cl + HCl। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही आप दूसरे ही बना सकते हैं, क्लोरो टोलुइन लेंगे तो उसके साथ भी हो जाएगा। अगर मैं यहां पर CH3 करूं, CH3 जब भी वही, और लेकिन CH3 के कंपेयर में वो ऑर्थो और पैरा बना देगा, एक ऑर्थो बनाएगा, एक पैरा बनाएगा, ठीक है, पैरा भी इसके अंदर बन जाएगा। तो वही इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है, टोलुइन जो है वो भी एरोमेटिक ही है, तो मैं यहां से हटा के ऑर्थो और पैरा बना देता हूं। पैरा का यील्ड ज्यादा आता है, पैरा का यील्ड ज्यादा आता है, ऑर्थो का यील्ड कम आता है, प्लस HCl, 2 HCl ले लेंगे। बैलेंस करने के लिए आप 2 ले सकते हैं, ये 2, ये 2, ठीक है, तो वो बैलेंस करने के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये भी जो है ये भी एरोमेटिक एल्किल हैलाइड है, ये भी एरोमेटिक एल्किल हैलाइड है। ये पैरा हो जाएगा, पैरा का यील्ड जो है वो ज्यादा आता है ऑर्थो से, पैरा जो है वो ज्यादा स्टेबल है ऑर्थो से, इसलिए इसका यील्ड ज्यादा आता है। तो ये हमारा एक मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड का ये बनाने का। अब दूसरा जो है उसके अंदर जो है होता ये है कि क्लोराइड को बनाना आसान है, क्लोराइड ब्रोमाइड बनाना आसान है, फ्लोराइड और आयोडाइड बनाना बहुत मुश्किल है। फ्लोराइड और आयोडाइड बनाना ये मुश्किल है। तो जो मुश्किल है वो कुछ लोगों ने करके दिखाया, उसके बेस पे नेम रिएक्शन है। तो ये जो अब जो है वो एरोमेटिक जो एल्किल हैलाइड है वो 3 नेम रिएक्शन है, वो तीनों को एक साथ याद करते हैं, शी-गेटरसन सैंड। तो वो एक ट्रिक है, शी-गेटरसन सैंड। तो अब देखिए क्या है शी-गेटरसन। देखिए फ्लोरोबेंजीन बनाना, क्लोरोबेंजीन बनाना तो आसान है, ब्रोमोबेंजीन बनाना भी थोड़ा आसान है, फ्लोरोबेंजीन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ही इतनी ज्यादा होती है कि वो संभलता ही नहीं है। जैसे हम हाइड्रोजन को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को यूज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो बर्निंग पावर है वही बहुत ज्यादा है, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो इतना ज्यादा रिएक्टिव करता है कि प्रोडक्ट बनते ही फिर वापस बाय प्रोडक्ट बनाने लगता है। तो इसको पूरा देखने के लिए एक बाल्द शीमेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा तिकड़म और दिमाग लगाया है, उन्होंने ये रिएक्शन कराया है। तो बाल्द शीमेन रिएक्शन, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं कि ये एक ही आदमी का नाम है कि ये 2-2 अलग-अलग आदमी है, क्योंकि बाहर तो ऐसा होता है कि वो रिसर्च करते हैं लैब में बैठ के, 4-5 लोग सब अपना नाम लगा देते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि एक नाम है 2 नाम है। तो ये हो सकता है कि 2 साइंटिस्ट हों, या हो भी सकता है एक ही साइंटिस्ट का नाम हो। ये मैंने अभी अभी दिमाग में आया, ठीक है। तो ये बाल्द शीमेन रिएक्शन के अंदर क्या है, देखिए है ये कि सबसे पहले जो है हमें एनिलीन लेना पड़ता है, ये एनिलीन है। एनिलीन को कन्वर्ट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो बहुत तरह के बाय प्रोडक्ट देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिएक्शन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो होता है ये होता है, एक तो आप NO2 प्लस HCl, तो HNO2 बन जाता है। या तो आप ये ले लें, क्योंकि ये दोनों मिलके जो है, ये दोनों मिलके NO2 प्लस HCl, तो NO2 प्लस HCl ये दोनों मिलके आपको एक चीज बनाएगा
नाइट्रस एसिड यानी HNO2, ये बनाता है HNO2, या आप HNO2 ले लें, ये दोनों एक ही चीज है। कुछ बुक्स में एरो के ऊपर NO2 प्लस HCl लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में HNO2 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में दोनों चीज ही लिखी हुई है कि कोई भी ले सकते हो आप, 1 या 2, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये जब होता है तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है, यानी BDC बना देता है, BDC, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये N2 प्लस और Cl माइनस, और अंदर का फिर वो वैसे ही रहेगा। N2 प्लस का मतलब ये है कि NN के बीच में बॉन्ड होगा तो N जो है वो एक तरीके से चार बॉन्ड बना लेता है, उसके ऊपर प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये NaNO2, ये BDC कहलाता है, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब प्लस माइनस है इसके अंदर, ये सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये एक इंटरमीडिएट सॉल्ट है, ठीक है। ये जो है ये आपको बाय प्रोडक्ट देता रहेगा, अलग अलग प्रोडक्ट देता है, डिपेंड करता है कि इसको ट्रीटमेंट कैसा मिला है। जैसे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपको बहुत तरह के प्रोडक्ट देगा, अब वो डिपेंड करता है कि उसको रिएक्शन किससे कराया। ऐसे यहां पर ये BDC भी है, ये भी बहुत तरह के प्रोडक्ट देगा, डिपेंड करता है आपको रिएक्शन किससे कराया। अब BDC जो है इसका रिएक्शन कराया है HbF4 से, फ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4 से, तो फिर आपको ये फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, F प्लस N2 गैस यहां पे निकल जाती है, फ्लोरोबेंजीन। ये जो है ये रिएक्शन जो है ये बाल्ज-शीमन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपको बस इतना ही देखना है, ज्यादा मैकेनिज्म नहीं लगाना, क्योंकि जो चीज कम पूछी जाती है उसमें आपको दिमाग बाद में लगाना है, जब आपके पास टाइम बच जाए, आपके पास दिमाग बच जाए उस चीज से जो चीज ज्यादा पूछी जाती है। जो चीज सिंपल है वो आप पहले करें, उस सिंपल को आने के बाद फिर जो है वो आप कॉम्प्लिकेटेड पढ़ें, ठीक है। ये एक बार ये रिएक्शन कर लिए, इसके बाद जो है वो मैकेनिज्म अगर आपको करना है तो मैकेनिज्म वो बाद में भी हो सकता है। तो अभी जो है ये BDC, बाल्ज-शीमन रिएक्शन, कभी भी आपसे पूछे तो बाल्ज-शीमन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। मैंने ऐसे याद कर रखा है, शी मतलब फीमेल, फीमेल मतलब F का मतलब फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन, तो शी का मतलब फीमेल, बाल्ज-शीमन, शी का मतलब जब भी आया तो फीमेल है, तो फ्लोरोबेंजीन है। अब है ये कि ये बाल्ज-शीमन रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही फ्लोरोबेंजीन को अच्छी ईल्ड में बना के दिखाया, एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में, ठीक है। सबसे पहले आपने BDC बनाया, BDC के साथ HbF4 कर दिया और फ्लोरोबेंजीन बन गया। और ये जो रिएक्शन है ये एक साथ भी हम लिख सकते हैं, सीधा एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, इसके साथ आपने HNO2, NaNO2, HNO2 या NaNO2, NaNO2 या HCl के साथ कराया, और ये जो है, और नीचे ही इन्होंने HbF4 भी लिख दिया है एक साथ। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि ये, हालांकि इन्हें करना नहीं चाहिए भाई, ये ऐसे प्लस N2, ठीक है, बाय प्रोडक्ट भी है, लेकिन बाय प्रोडक्ट आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि BDC जो है वो N2 एज अ बाय प्रोडक्ट तो निकालता ही निकालता है, तो है ये। तो ये रिएक्शन को एक साथ भी आप ऐसे कर सकते हो, तो दिट इज बाल्ज-शीमन रिएक्शन, बाल्ज-शीमन रिएक्शन BSR, और ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक अच्छा तरीका है। तो बाल्ज-शीमन रिएक्शन लिखें। ऐसी वहां पर जो है आपने देखा एलिफेटिक फ्लोराइड बनाने के लिए, एलिफेटिक फ्लोराइड बनाने के लिए आपके पास वहां पर जो रिएक्शन था वो था आपका, कौन सा रिएक्शन था, स्वच्छ सफाई, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन भी फ्लोरो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए है, लेकिन वो एलिफेटिक एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए है, और बाल्ज-शीमन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक फ्लोराइड बनाने के लिए है, ठीक है। ऐसी हमारा जो है वो अब हम आयोडीन वाला देख लेते हैं। तो आयोडीन के लिए जो है वो एक सैंडमेयर्स रिएक्शन है। अब जो दो रिएक्शन है, गेटरमैन्स और सैंडमेयर रिएक्शन, ये एक जैसे रिएक्शन है। जो सैंडमेयर रिएक्शन था ये पहले आया था, सैंडमेयर रिएक्शन पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। सैंडमेयर रिएक्शन को थोड़ा सा इजी करने के लिए फिर ये गेटरमैन्स रिएक्शन था, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन्स रिएक्शन, देखिए ये जो सैंडमेयर्स रिएक्शन, अब सैंडमेयर रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है गेटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन ही गेटरमैन्स रिएक्शन है।
सैंड मेयर रिएक्शन जो है वो क्यूप्रस क्लोराइड को लेता है, लेकिन गटरमैन्स रिएक्शन है कॉपर और HCl या कॉपर और HBr को लेता है। वो डिपेंड करता है आपको बनाना क्या है। तो गटरमैन्स रिएक्शन जो है शी गटर्स ऑन सैंड, तो इसके अंदर क्या है, वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। एनिलीन लिया, एनिलीन से वो NO2 बना दिया, NO2 प्लस HCl, या फिर आप HNO2 नाइट्रस एसिड ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। ये BDC बन गया, BDC बन गया N2 प्लस Cl माइनस, और BDC के बाद अब यहां पर जो है ये Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, तो ये यहां पर ये आपका क्लोराइड बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बन जाएगा यहां पर। ये तो है हमारा सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड लिया गया है, ये ध्यान रखें आप। और इसका ही, क्योंकि क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो इसके अंदर Cu जो है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और Cu+1 जो है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो ये कैटलिस्ट जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस कैटलिस्ट को जो है वो और अच्छा कैटलिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, तो ये ना बनाएं, इससे अच्छा Cu और HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, बिल्कुल ऐसी, ये एनिलीन NH2 और NO2 NaNO2 प्लस HCl, और ये HNO2 नाइट्रस एसिड, कोई सा भी आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार, ठीक है। और ये हमारा N2 प्लस Cl माइनस, और ये हम अब यहां पर जो है ये Cu और HCl ये हमारा है। तो हमारा बस फर्क यहां पर है, फर्क यहां पर है कि ये जो है, ये जो जब यहां तक तो सेम है दोनों में, चाहे आप ये लें, लेकिन सैंड मेयर ने जो कैटलिस्ट लिया वो CuCl2 लिया, ये लिया। सैंड मेयर ने क्यूप्रस क्लोराइड लिया, लेकिन उन्होंने, और गटरमैन्स ने जो है वो इसको छोटा कर दिया। गटरमैन्स ने इसको क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। सिंपल करने के लिए इन्होंने क्या करा, ये कर दिया कि भाई CuHCl ये कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा वापस वही। एक मिनट, हाइलाइटर जो है हमको हमेशा तकलीफ देता रहता है। ये हमारा वापस वही Cl प्लस N2 ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। तो वही रिएक्शन है, सैंड मेयर्स रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन और बाल्द-शीमैन रिएक्शन, ये सब एक ही रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने देखा सैंड मेयर रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन, दोनों रिएक्शन एक जैसे हैं। सैंड मेयर रिएक्शन पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, सैंड मेयर रिएक्शन को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए गटरमैन्स रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए कैटलिस्ट को बदला गया, क्योंकि सैंड मेयर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड यूज होता है और गटरमैन्स रिएक्शन में CuHCl यूज होता है। अब तीनों जो रिएक्शन है, बाल्द-शीमैन रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन और सैंड मेयर रिएक्शन, वो तीनों को मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक में याद करा दूंगा। अब होता है ये कि ये जो चैप्टर है कौन सा, एल्किल हैलाइड, इसके अंदर नेम रिएक्शन ज्यादा है। 3 तो नेम रिएक्शन ये हो गए, 3 क्या बल्कि 4 नेम। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो अपना यूनिवर्सल है, सब जगह आ जाता है। तो 4 नेम रिएक्शन ये, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन और बाल्द-शीमैन रिएक्शन, तो ये, और एक स्वार्ट रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और अभी और रिएक्शन आएंगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, 2-4 रिएक्शन और हैं, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इस चैप्टर में तकरीबन 9-10 नेम रिएक्शन है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कि इस चैप्टर से ही और आगे कंटेंट भी बनता है, एल्किल हैलाइड से बनेगा अल्कोहल, सो वहां पर भी। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। खैर ज्यादा बटर बकर नहीं करते हैं। तो अब ये तीनों जो नेम रिएक्शन है, बाल्द-शीमैन रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन एंड सैंड मेयर रिएक्शन, इसको मैं एक ट्रिक से याद करा देता हूं बच्चों को, बशर्ते वो याद करना चाहें। तो बाल्द-शीमैन रिएक्शन, बाल्द-शीमैन रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन, और सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। इन तीनों को याद करने का तरीका यह है कि शी गटर्स ऑन सैंड, ये बस आपको याद करना है। शी गटर्स ऑन सैंड, शी गटर्स ऑन सैंड।
तो शी का मतलब बाल्द शीमन रिएक्शन, गटर्स रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन, और सैंड मतलब सैंडमेयर रिएक्शन। अब इन सब के अंदर पहला जो स्टेप है वो तो सेम ही है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो हमारा सेम ही है। पहला स्टेप क्या है हमारा? ये है पहला स्टेप कि ये जो है ये हमारा ये NH2 एक मिनट, हाँ NH2 और NH2 के बाद जो है ये हमारा HNO2 ले लें या NaNO2 प्लस HCl ये ले लें। ये जो है यहां तक तो तीनों सेम है, ये तीनों सेम है। ये बन जाएगा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये BDC बन गया, BDC। ये एनिलीन है, एनिलीन। तो एनिलीन को पहले BDC में कन्वर्ट करा गया और अब यहां से जो है शीमेन के अंदर आपको पता है फीमेल, तो बाल्द शीमेन के अंदर आपको HbF4 लगा देना है। HbF4, हाँ भाई 4, हाँ भाई 4, HbF4, हाँ भाई 4, HbF4। तो इससे F है तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा भाई, फ्लोरोबेंजीन। बाल्द शीमेन रिएक्शन जो है, शी मतलब फीमेल, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के काम में आता है। फिर गटरमैन्स रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन। अब देखो गटर में गटर होता है पीला पीला कॉपर, तो कू, और उस कू को साफ करने के लिए पीछे से HCl डालते हैं, हार्पिक वगैरह, तो कू गू HCl। तो गटरमैन्स रिएक्शन में कू और HCl, कू और HCl, गू और HCl, गू और HCl, ये याद कर लेना। तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अगर आप HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और ये जो हमारा बचा सैंड, अब सैंड के अंदर भी यही चीज है। सैंड में कॉपर को सैंड के साथ मिला दिया और सैंड में क्लोरीन था, तो Cu2Cl2 बन जाएगा। बस ये है, सैंड में Cu2Cl2 बन गया, तो ये भी हमारा यही बन गया भाई। हाँ, तो एक ही झटके में तीनों के साथ बाय प्रोडक्ट तो रहिएगा N2। बाय प्रोडक्ट आपको इतना ज्यादा याद, अभी तो हल्के में याद कर लो। हाँ, ये हो गया। अभी कुछ ज्यादा मैकेनिज्म नहीं करो, सिर्फ तीन चीजें: बाल्द शीमन रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, शी गटर्स ऑन सैंड। एनिलीन से BDC से फिर हम ले जाएंगे क्या क्या बनाना है। ये शीमन रिएक्शन करना है, F फीमेल, HbF4, हाँ भाई 4 फीमेल, Cu HCl, कू गू गटरमैन, गू कू HCl, ये हो गया। और सैंडमेयर रिएक्शन में Cu2Cl2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीन नेम रिएक्शन हो गए। अब सैंडमेयर रिएक्शन में होता ये है, सैंडमेयर रिएक्शन में इसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा होता है छोटा, कैसे होता है नहीं पता, चलो खैर छोड़ो। ये जो आपका यहां पे सैंडमेयर रिएक्शन में अगर आप KI ले लेंगे, क्योंकि हमने आयोडाइड भी बनाना था, तो KI अगर आप ले लेंगे, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन ही है। तो सैंडमेयर रिएक्शन चलो अलग से दिखाते हैं सैंडमेयर रिएक्शन को। ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है, मतलब BDC आपने बनाया और BDC के बाद KI ले लिया, N2 प्लस Cl माइनस, और इसके साथ अगर आपने KI ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, तो ये I बना देगा, आयोडोबेंजीन बना देगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये आयोडोबेंजीन। अब है ये आयोडोबेंजीन बन जाएगा। और फिर वही है कि अगर आपको इसका आयोडोबेंजीन यहां पे बन गया, वही N2 निकल जाएगा और KCl निकल जाएगा। ये भी हमारा सैंडमेयर रिएक्शन ही है, सैंडमेयर ने ही करके दिखाया ये, तो सैंडमेयर रिएक्शन ही है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में BDC से KI ले लो या BDC से आप ये ले लो Cu2Cl2, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये दोनों ही सैंडमेयर रिएक्शन ही है। ठीक है, दोनों ही सैंडमेयर रिएक्शन है। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आप आयोडीन भी ले सकते हैं, बेंजीन प्लस आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी करा सकते हैं। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए जैसे ये लिया, लेकिन यहां पर जो है वो एक जो है यहां पर जो है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा I2, और ये आपका वही FeAlCl3 या FeCl3 या AlCl3 वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आयोडोबेंजीन बन जाएगा और HI निकलता है, आयोडोबेंजीन। अब HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वापस इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने देखा जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड हमने देखा और प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्किल हैलाइड देखा।
थोड़ा बहुत उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जो एल्किल हैलाइड है उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये फॉलोइंग फीचर्स हैं एल्किल हैलाइड के। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड्स, पहली बात तो हमने देखी कि एल्किल हैलाइड जो है वो पोलर होते हैं। जो एल्किल हैलाइड्स है उसके अंदर कार्बन जो हैलोजन बॉन्ड है वो पोलर होता है, वो हमने देख लिया। और सबसे ज़्यादा जो पोलैरिटी होती है वो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड की होती है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के अंदर जो चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद जो है वो कार्बन और फ्लोरीन की होती है, कार्बन ब्रोमीन की और कार्बन आयोडीन की लास्ट में होती है, वो आपने देख लिया। तो एक तो ये है कि कार्बन इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड, ओके, एल्किल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है। एल्किल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। तो इस पोलर नेचर की वजह से, पोलर इन नेचर, इस पोलर नेचर की वजह से उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो थोड़ी बहुत है। तो एल्किल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, नॉट दैट वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर एज वी कंपेयर इट विद द अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से अगर हम कंपेयर करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे एल्केन्स जो हैं वो तो लगभग इनसॉल्युबल इन वाटर है, पैराफिन्स जो हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन एल्किल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म वीक पोलर इंटरेक्शन, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकते हैं, अ वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो ये होता ये है कि ये वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक करते हैं और वाटर से जो है वो बॉन्डिंग बनाते हैं पोलर नेचर की, लेकिन इनका जो बॉन्ड है वो वीक होता है। तो ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा निकलती नहीं और एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, तो ये जो सिस्टम है वो कम स्टेबल है, इसी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो कम है। तो ये ध्यान रखें कि एल्किल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर पोलर नेचर। एल्किल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल। जो लोअर एल्किल हैलाइड्स हैं, लोअर स्लाइटली सॉल्युबल इन नेचर, स्लाइटली सॉल्युबल इन नेचर, इन वाटर बोलते हैं, इन वाटर। होता यह है कि वाटर के अंदर, जैसे आपको पता है ये वाटर है, तो वाटर के अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखा दी, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है। लेकिन ये जो हमारा कोई एल्किल हैलाइड अगर है RCl, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ के फिर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे इसने तोड़ दी और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बना सकता है। लेकिन ये जो बॉन्ड बनेगा, अगर आप इसकी बॉन्डिंग देखें HCl की और HO की, तो HO बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है। HO बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। तो क्योंकि ये वीक बॉन्ड है तो ये सिस्टम ज्यादा लंबा चलता नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसलिए कम सॉल्युबल होते हैं। वाटर के सारे बॉन्ड को वो ब्रेक करना ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ बॉन्ड ही वाटर के ब्रेक हो पाते हैं और कुछ कुछ जगह ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाती है। तो ये एल्किल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये ध्यान रहे, एल्किल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और ये जो है जैसे जैसे एल्किल पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एल्किल पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे नॉन पोलर नेचर बढ़ेगा, क्योंकि एल्किल पार्ट जो है वो नॉन पोलर होता है। एल्किल पार्ट मतलब जो एल्केन का जो पार्ट है, कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन है वो एक तरीके से हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन मतलब पैराफिन्स जो है, पैराफिन्स जो है वाटर रिपेलिंग होते हैं, तो वो वाटर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, वाटर सॉल्युबिलिटी को कम करेंगे, ये ध्यान रखें। तो एज द लेंथ ऑफ एल्किल चेन इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, ये आप ध्यान रखें। तो 2 पॉइंट हो गए। अब जो पॉइंट है वो डेंसिटी का है। थर्ड इज डेंसिटी ऑफ एल्किल हैलाइड, डेंसिटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो डेंसिटी जो है वो एल्किल हैलाइड्स की ज्यादा होती है, वाटर से भी ज्यादा होती है। इनकी डेंसिटी की बात करें तो इनकी जो डेंसिटी है वो एल्केन से भी ज्यादा है और वाटर से भी ज्यादा है। तो और इनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है विद द साइज ऑफ हैलोजन एटम। सो डेंसिटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज ग्रेटर देन वाटर एंड पैराफिन्स। सो डेंसिटी ऑफ एल्किल हैलाइड is greater than
ग्रेटर देन वाटर एंड पैराफिन से ज्यादा होती है, मतलब हाइड्रोकार्बन में बोल दूं तो अगर मैं वैसे देखूं तो हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी सबसे कम, फिर वाटर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है वाटर पे फ्लोट करता है और एल्किल हैलाइड जो है वाटर में सबमर्ज कर जाएगा, बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी में हम ये बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी, हाइड्रोकार्बन ये जनरलाइज है, हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी कम है वाटर से, और वाटर की डेंसिटी कम है किससे, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड्स। और एल्किल हैलाइड को अगर आपस में ही कंपेयर करें, बहुत सारे एल्किल हैलाइड को, जैसे एल्किल हैलाइड को अगर मैं आपस में ही कम करूं तो आयोडाइड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोराइड, और क्लोराइड की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोराइड। और वैसे भी पता है आपको आयोडीन जो है वो बहुत बड़ा साइज का मॉलिक्यूल होता है और उसका साइज बड़ा होता है। और आपको एक और चीज बता दूं, आयोडीन जो है एलिमेंटल फॉर्म में सॉलिड नेचर का होता है और ये लस्टरस होता है, वन ऑफ द नॉन मेटल दैट इज लस्टरस इन नेचर, स्लाइटली ग्रेइश। और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में होता है और फ्लोरीन क्लोरीन तो है वो गैसियस में होते हैं। ये लेकिन ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वैसे एल्किल हैलाइड की बात नहीं कर रहा हूं, एलिमेंटल फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो मैं अगर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी जो आपस में अगर कंपेयर करें तो फ्लोराइड की जो डेंसिटी है वो कम होगी, फ्लोराइड से ज्यादा होगी फिर क्लोराइड की, और क्लोराइड से ज्यादा होगी फिर ब्रोमाइड की, और ब्रोमाइड से ज्यादा होगी फिर आयोडाइड की। तो यूं साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो और वैसे भी आयोडीन जो है वो हैवियर मॉलिक्यूल है, आयोडीन जो है वो हैवियर एटम है, फ्लोरीन जो है थोड़ा लाइटर एटम है। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड मोस्ट डेंस और एल्किल फ्लोराइड लेस डेंस। तो यहां पर ये डेंसिटी की बात हमारी हुई। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इनका जो है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लिख लेते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यहां पर है। तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखें आप, हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड अगर मैं लिख लूं, एल्किल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स, एल्केन से या हाइड्रोकार्बन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जो है, कभी भी आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग की बात आए तो बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड नेचर से चीज गैस में चली जाती है। तो बॉइलिंग में आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो तोड़ना पड़ता है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, अगर दोनों पास में है तो लिक्विड फॉर्म में है, अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये अब दूर दूर चले गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए, इनका बॉन्ड टूट गया। तो अगर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लग रही है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब एनर्जी ज्यादा लग रही है वो कैसे होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी जो है वो कम लगेगी। अब एल्केन के अंदर जो है वो वंडर वॉल फोर्स होता है, एल्केन में क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स, जो कि आप पढ़ चुके हैं। और वंडर वॉल फोर्स जो है वो इसके एल्किल हैलाइड के अंदर जो पोलर इंटरेक्शन है, ठीक है, डाइपोल जो इंटरेक्शन है वो एल्किल हैलाइड का वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू वंडर वॉल फोर्स जो एल्केन के अंदर होता है, क्योंकि एल्केन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एल्किल हैलाइड पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांगर होता है वंडर वॉल फोर्स जो एल्केन में प्रेजेंट है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, इससे एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्केन से ज्यादा होता है। अब जो है वो हमारा ये है कि अगर इनका ही बॉइलिंग पॉइंट, एल्किल हैलाइड का ही बॉइलिंग पॉइंट अगर आप ज्यादा देखें तो जैसे बताया आपको कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। तो आयोडाइड है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोराइड्स का बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो डेंसिटी का जो लग रहा है ऑर्डर, तो फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, फिर क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट है, फिर ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट है, और फिर आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट है। यहां पे साइज की वजह से,
साइज अगर ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब जो ये तो था हमारा एलिफेटिक के लिए, एलिफेटिक के लिए ये ऑर्डर होता है जहां पे आप साइज, आयोडाइड का साइज ज्यादा, आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और डेंसिटी भी उसकी ज्यादा है। फ्लोराइड का साइज कम है तो उसमें अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और उसकी डेंसिटी भी कम है। अब बात आती है एरोमेटिक की, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये एरोमेटिक एल्किल हैलाइड कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार तो ये टीचर से भी पूछते हैं ड्यूरिंग डेमो कि भाई इसका जो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड है उनका फिर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो अब देखते हैं एरोमेटिक एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बीपी और एमपी, बीपी और एमपी। ये अब बीपी मैं नीचे नीचे लिख लेता हूं क्योंकि ऊपर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो मैंने कैसे याद कर रखा है वो आपको बता देता हूं। तो ये मैंने लिख लिया बीपी और ये लिख लिया एमपी। अब यहां पर जो है मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा, वो आपको बताना है कौन सा कंपाउंड है। वैसे तो आप समझदार हो, बता दोगे। ये मैंने बनाया Cl Cl, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर ये मैंने बनाया Cl और ये Cl, ये बनाया मैंने, और ये बनाया मैंने Cl और ये Cl, ये बनाया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्थो है, ऑर्थो, ये मेटा है, ये मेटा है, और ये पैरा है, ये पैरा है। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, वो आप जानते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको याद करना है ओपीएम, ओपीएम, ओपीएम याद करना है आपको, ओपीएम, सॉरी ऑर्डर उल्टा आएगा, ओपीएम, ओपीएम, ओपीएम। हाँ, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ओपीएम, ये ऑर्डर आपको याद करना है, ओपीएम, ओपीएम, देखो ओपीएम चरस, ओपीएम, ओपीएम, सिर्फ आपको ऐसे याद करना है। बुक में ऐसे दिया हुआ है, पहले ऑर्थो दिया हुआ है, फिर मतलब स्ट्रक्चर की बात करना है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में आपको ओपीएम ही याद करना है, ओपीएम, 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 ओपीएम चरस, ओपीएम चरस। एल्किल हैलाइड जो है वो चरस का काम करते हैं। एल्किल हैलाइड जो है वो मतलब हेलुसिनेशन इफेक्ट भी करते हैं, ध्यान रहे आपको कि वो जो है वो, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो एनेस्थीसिया के फॉर्म में आता है, तो ऐसी एल्किल हैलाइड जो है वो ओपीएम, ओपीएम सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओपीएम जो है वो आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए याद करना है, ओपीएम, ओपीएम, ओपीएम। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में याद करना है। फिर इसको और इसको कन्वर्ट कर देना है, इसको इधर ले आना है और मतलब ये पी को इधर ले आना है, पी इधर, ओ इधर, और एम अपनी पोजीशन पे रहेगा, तो ये पॉम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉम हो जाएगा। और यहां पर भी ऑर्डर यही है, ऑर्डर यही है। ये पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट कम और मेटा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। और वैसे आपको नहीं याद रहे तो याद कर लेना कि मेटा का तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और मेटा का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। अब बचा ऑर्थो और पैरा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा है, तो वो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही इसमें ट्रिक लगाना है। वैसे ओपीएम याद कर लोगे, ओपीएम के अंदर एम का तो दोनों ही कम है, एम का दोनों ही कम है, एम का दोनों ही कम। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्लोरीन, इसके डाइक्लोरोबेंजीन जो है ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है और सिमेट्रिकल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी जो है, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो इसका ज्यादा है। अब इसके अंदर जो ना तो सिमेट्रिकल है ना इसका कुछ पैकिंग एफिशिएंसी होगी उतनी अच्छी, तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कम है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होती है उससे। तो मेटा का तो दोनों ही चीजें कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। अब मेटा का तो आप पीछे कर दो दोनों में। अब आता है आपको ऑर्थो और पैरा में कंफ्यूजन है, तो ओपीएम याद कर लो बस, ओपीएम, ओपीएम। ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो से कम, और मेटा का तो लास्ट में ही। फिर पी को उधर कर दो और ओ को इधर कर दो, ठीक है। तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, उसके बाद फिर ऑर्थो, उसके बाद मेटा। तो ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, ध्यान रखना ओपीएम, ओपीएम को एम को लास्ट रखा है मैंने, वहीं से एम का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है।
अब बात ये इसकी है O की और P की। OPM में O पहले है और वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, और मेल्टिंग पॉइंट में P पहले हो जाएगा। और थोड़ा बहुत आप इसको ट्रिक से करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो इसमें भूल जाएंगे आप, क्योंकि चीजें एक जैसी होती हैं। जरा सा आपके ब्रेन में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और वो भूल जाएंगे, क्योंकि हम टीचर लोग भी भूल जाते हैं, हमें भी कुछ ना कुछ टिकड़म लगा के याद करना पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं एल्किल हैलाइड की, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है एल्किल हैलाइड का, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड का। ठीक है, अब बात करते हैं इनके थोड़ा रिएक्शन की भी, कि एल्किल हैलाइड जो है वो कौन सा रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। देखो एल्किल हैलाइड जो है वो, हम जो एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं वो सिंपल एल्किल हैलाइड ही पढ़ रहे हैं, हम एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड जो है अगर एलिफेटिक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, और एल्किल हैलाइड अगर एरोमेटिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, वो अलग बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाद में देखेंगे। पहले जो जर्नल एल्किल हैलाइड है, अगर आपसे एल्किल हैलाइड ही पूछ ले तो एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ठीक है, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्शंस ऑफ alkyl halide, reactions of alkyl halide. So alkyl halide mainly shows nucleophilic substitution reaction. Alkyl halide shows nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution रिएक्शन। देखो होता ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज हटती है और दूसरी चीज आती है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी तीन टाइप हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो इस वजह से है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल हटेगा और इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, जैसे C+। तो कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हटेगी और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज ही उसकी जगह आ जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो चीज हटेगी वही चीज आएगी, उसी के बेस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल। तो वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव लविंग स्पीशीज, तो वो खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल हटाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह लग जाएगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये एल्किल हैलाइड करते हैं। एल्किल हैलाइड जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एल्केन्स करते हैं, क्योंकि एल्केन जो है वो उसका जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ले लो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले लो, वो नॉन पोलर होता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं करता, तो वो फ्री रेडिकल ही जनरेट करता है। तो फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही किसी एटम को लूज करेगा और फिर जोड़ेगा भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में। तो एल्केन्स जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो पहले तो टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, मैं वो टेबल यहां पर बनाता हूं, वो आपको यहां पर देखना है। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक, सो एल्किल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो उसके अंदर होता क्या है, ये कोई एल्किल हैलाइड है RH प्लस ये कोई न्यूक्लियोफाइल है और ये RNU लग जाएगा और प्लस X निकल जाएगा। अब इस न्यूक्लियोफाइल के साथ कुछ ना कुछ
आपका बाय प्रोडक्ट भी होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, RX प्लस NaOH और ये एक्वस है, एक्वस NaOH, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर जो है X निकल जाएगा, X जो निकलेगा वो माइनस फॉर्म में निकलेगा, ध्यान रहे, और OH जो है ये भी माइनस फॉर्म में है, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, OH की बात कर रहे हैं, तो OH इधर आ जाएगा और X जो है वो Na की तरफ चला जाएगा, दैट इज ROH प्लस NaX, ये आ गया हमारा, NaX करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तरह के हैं, ये रिएजेंट कौन कौन से ले सकते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हैं, तो एक तो आप NaOH ले सकते हैं, अगर NaOH लेंगे तो फिर आपके पास ये अल्कोहल बनेगा और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये NaX। सिमिलरली आप वाटर भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, तो वाटर के अंदर क्या बनेगा, बस आपको ये ब्रेक करने का तरीका आना चाहिए। तो RX के अंदर NaOH तो OH, यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं, तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे RX है, RX इधर से आपने NaOH लिया, या KOH लिया, ये सब एक्वस है, या H2O लिया, तो अल्कोहल ही बनेगा। बस रिएक्शन का स्पीड, काइनेटिक्स जो है वो थोड़ी सी अलग अलग होगी, लेकिन प्रोडक्ट सेम होगा, लेकिन हम यहाँ पे काइनेटिक्स पढ़ते नहीं। तो ROH प्लस NaX ये हो गया, ROH प्लस KX हो गया, और इधर ROH प्लस HX हो गया, ठीक है। तो ये सारे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वाटर के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, अब हमारा जो एक और है NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड, ये भी हमारा एक है सोडियम एल्कोक्साइड। सो RX सोडियम एल्कोक्साइड, तो RX प्लस NaOR, ये है हमारा। अब यहां पर देखो क्या है कि OR ये जो है ना, ये Na तो प्लस निकलेगा, क्योंकि Na तो मेटल है, Na जो है वो मेटल है। जब भी मेटल के साथ कोई नॉन मेटल लगता है तो मेटल पॉजिटिव रहता है और नॉन मेटल नेगेटिव रहता है, तो बॉन्डिंग मतलब यहां से टूटेगी। यहां पे मैं बता रहा हूं कि आपको न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे RO माइनस एल्कोक्साइड आयन जो है जनरेट होगा, और NaX निकल जाएगा, यहां से X निकल जाएगा, तो O से बॉन्डिंग करना है आपको। सो ROR प्लस NaX, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बस आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना आना चाहिए, रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा। अच्छा, ये जो है ये बहुत बड़ा नेम रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस, इसको भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। विलियमसन सिंथेसिस, विलियम और उसका लड़का विलियमसन, ये आपको ध्यान रखना है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियम और उसका लड़का। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये SN2 है, तो विलियम और उसका लड़का दो लोगों ने मिलकर ये रिएक्शन कराई, इसलिए SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एल्किल हैलाइड कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, तो एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। फिर आपने पहले जो एक रिएक्शन देख लिया है, वो रिएक्शन क्या था, वो रिएक्शन था फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो होता यह है कि वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो हट जाता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह लग जाएगा। तो यहां पर एक और है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर आपका RX लिया आपने प्लस NaI, ये एसीटोन के अंदर, ये आप पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन तो आयोडीन, फिंकलस्टीन जो है वो आयोडीन बनाने का तरीका है, फिंकलस्टीन तो आयोडाइड बनाने का तरीका है, क्योंकि आयोडाइड जो है वो बनते नहीं। तो Ri प्लस NaX, हाँ ये फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, ब्रोमाइड क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। तो ये फिंकलस्टीन तो आयोडीन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हमारा आता है अमोनिया के साथ, अगर आपने करा है अमोनिया के साथ NH, तो अमीन बनेगा। वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, तो मतलब इन दोनों को काट के ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा एक ही बोर्ड पे करते हैं, बार बार बोर्ड चेंज कर देता हूँ तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो अमोनिया के साथ हम जो पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब जो है वो अमोनिया के साथ अगर हम रिएक्शन देखें, अमोनिया के साथ, तो ये RX प्लस NH3 अमोनिया, तो ये अमीन बना देता है, क्योंकि इसके अंदर NH2 माइनस जो है ये निकलता है, और HX जो है वो, तो RNH2 अमीन, प्राइमरी अमीन प्लस HX निकल गया, HX,
ठीक है, वाटर के जैसा ही रिएक्शन है, बस वाटर में OH न्यूक्लियोफाइल बनता है या NH2 न्यूक्लियोफाइल बनता है, तो NH2 जो है वो उसको हटा देता है। ऐसे ही आप सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन के साथ भी कर सकते हैं, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन है कि RX, इंपॉर्टेंट जो है वो ये रिएक्शन है RX, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RX प्लस KCN, एक तो ये रिएक्शन है, और RX प्लस AgCN, यहां आपको ध्यान रखना है, RX प्लस AgCN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन AgCN, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन। अब यहां पर जो आपका रिएजेंट है, मतलब यहां पर आपका KCN एज अ रिएजेंट है और यहां पर आपका AgCN एज अ रिएजेंट है, सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड जो है ये आयनिक कंपाउंड है, ये ध्यान है, ये आयनिक है, ये आयोनिक है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अब देखो होता यह है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में X जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन के निकलेगा, तो जब X जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन के निकल गया, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ये X जो है जब न्यूक्लियोफाइल बन के निकल गया तो R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, R पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर में आसानी हो, डाटेड कर देते हैं, डाटेड, ठीक है, ये निकलेगा और ये प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर एल्किल पार्ट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एल्किल पार्ट का वो कार्बन जो हेलोजन से लगा है, ठीक है, एल्किल पार्ट का वो कार्बन जो हेलोजन से लगा है, तो यहां कार्बोकैटायन जनरेट होता है और ये हैलाइड आयन जनरेट होता है जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो बस इसमें आपको ध्यान रखना है। अब होता यह है कि KCN जो है वो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसमें K प्लस और इस पे माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस, अब ये माइनस जो है उस पे जाके लग जाएगा, तो इधर एल्किल साइनाइड बनता है, ये ध्यान रखना है आपको, एल्किल साइनाइड प्लस KX, एल्किल साइनाइड प्लस KX। लेकिन यहां पर जो है ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहां पर जो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है वो उतना ज्यादा आयनिक नहीं है, सिल्वर और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उतना ज्यादा आयनिक नहीं है, तो यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाता है। लेकिन जब भी हैलोजन जो है, हैलोजन जब नेगेटिव निकलता है और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो कार्बन को अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जाके अटैक कर देता है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जाके अटैक कर देता है, तो यहां आइसोसाइनाइड बनता है, RNC, आइसोसाइनाइड प्लस Ag और ये X, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर हैलाइड बन जाएगा। तो ये ध्यान रहे, सिल्वर साइनाइड के साथ AgCN बनेगा, सिल्वर साइनाइड के साथ RNC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, सिल्वर साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड और KCN के साथ साइनाइड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइनाइड है और ये भी साइनाइड है, KCN इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइनाइड, ठीक है, हाईली पॉइजनस, तो KCN और ये सिल्वर पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, वेरी वेरी पॉइजनस, ठीक है, तो वो साइनाइड से साइनाइड बनाता है, लेकिन ये AgCN ये आइसोसाइनाइड बना देगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन आता है, तो एक्सप्लेन आप ऐसे कर सकते हैं कि KCN इज आयनिक कंपाउंड, व्हेन इट डिसोसिएट पोटेशियम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड कार्बन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, सो व्हेन KCN इज रिएक्टेड विद एल्किल हैलाइड, देन द पॉजिटिव चार्ज present, then the carbocation generate, आप लिख सकते हैं, then the carbocation generated by the alkyl halide gets attacked by the cyanide carbon of cyanide group and there is formation of RCl. But in case of silver cyanide, the bond between silver and carbon is more covalent in nature, so when it do not breaks in ionic format, so when RX bond breaks, so carbocation generated attacks the lone pair of nitrogen instead of attacking carbon, because there is no negative charge over carbon, because there is no availability of electron pair over carbon. Since the availability of electron pair over nitrogen is there, so carbocation attacks over nitrogen and there is formation of RNC, आइसोसाइनाइड, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पर ये, और ऐसे ही एक और रिएक्शन है, वो है KNO2 का और AgNO2 का, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ये रिएक्शन है वैसे वो भी रिएक्शन है, KNO2 और AgNO2, तो एक में बनता है नाइट्राइट और एक में बनता है नाइट्रो एल्केन, ठीक है। तो वहां पर भी हमारा वही चीज है, एल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन, ये देखते हैं अभी।
ठीक है, तो ये आपने देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, केसीएन और एजीसीएन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। अब इसमें देखो बात ये है कि ये जो ग्रुप है ना सीएन, सीएन एक एम्बीडेंटेड ग्रुप है। एम्बीडेंटेड का मतलब ये है कि सीएन जो है कार्बन से भी बॉन्ड लगा सकता है जब कार्बन पे नेगेटिव हो, और कार्बन पे अगर नेगेटिव नहीं आया तो ये नाइट्रोजन से बॉन्ड लगा सकता है, तो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो इट इज एम्बीडेंटेड, एम्बी का मतलब बोथ, एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंट लिगेंड है, एम्बीडेंट मतलब बोथ। जैसे एम्फीबियंस होता है, एम्फी का मतलब बोथ, बायोम्स, दो बायोम में रहता है, वाटर एक्वेटिक में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, दैट इज एम्फीबियंस। ऐसी एम्बीडेंट, एम्बीडेंट का मतलब दो तरीके से चिपक सकता है, दांत मतलब काटने वाला, अटैकिंग, तो दो तरीके से अटैक कर सकता है। कार्बन से, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो कार्बन से अटैक कर देगा, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया तो फिर नाइट्रोजन से अटैक करेगा, ठीक है, तो दैट इज एम्बीडेंट। ऐसे ही हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो भी एम्बीडेंट लिगेंड है, एम्बीडेंट, ठीक है, तो एम्बीडेंट। अब जो देखते हैं रिएक्शन बिटवीन RX KNO2 और AgNO2, वही RX प्लस KNO2 और AgNO2, RX प्लस AgNO2, RX प्लस AgNO2। अब यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, KNO2 जो है वो आयनिक है, KNO2 क्या है, आयनिक है, और AgNO2 ये कोवेलेंट है। अब KNO2 आयनिक है तो उसमें कैसे है, अब इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, तो N डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये होता है, और K इससे लगा होता है, K प्लस इससे लगा होता है, ये KNO2 की बॉन्डिंग है। और AgNO2 के अंदर क्या होता है, AgON डबल बॉन्ड O ये होता है, और इसके ऊपर लोन पेयर, ठीक है, ये यहां पर बॉन्डिंग है। तो सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये दो अलग अलग कंपाउंड है। अब होता ये है कि जब पोटेशियम नाइट्रेट लगता है तो इसमें तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहां जो बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीजन से हो जाती है। जब एल्किल हैलाइड इससे रिएक्शन करेगा तो ये जो, क्योंकि एल्किल हैलाइड जब न्यूक्लियोफाइल निकालेगा, जब X माइनस को निकालेगा, जब न्यूक्लियोफाइल को निकालेगा एल्किल हैलाइड ये इसको, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और कार्बन जो है वो फिर इससे रिएक्शन कर जाएगा ये इससे, क्योंकि ये इस फॉर्म में रहता है, तो हमारा क्या बन जाएगा, RON डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। तो यहां रखें KNO2 के साथ, KNO2 के साथ एल्काइल नाइट्रेट बनता है, एल्काइल नाइट्राइट बनता है, और सिल्वर साइनाइड के साथ नाइट्रो एल्केन बनता है, नाइट्रो एल्केन। सिल्वर साइनाइड में क्या होगा कि ये बॉन्ड हमारा यहां पर, तो ये बॉन्ड हमारा टूटेगा नहीं, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, ये नहीं टूटेगा। तो कार्बन जो जनरेट हुआ, कार्बन पॉजिटिव, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर देगा, तो ये नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड O माइनस, ये हमारा नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। फिर वो KX प्लस AgX ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, तो ये हमारा नाइट्रो एल्केन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हम हटा देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज हटा दिया क्योंकि स्टेबल है, तो ये हमारा नाइट्रो एल्केन बनेगा, वो एल्केन नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट है वो, ठीक है, ध्यान रहे, ये एल्केन नाइट्राइट है, एल्केन नाइट्राइट। ये भी नाइट्रो, ये NO2 जो है ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्रो एल्केन। तो ध्यान रहे, दो के साथ जो रिएक्शन है, यानी AgCN और KCN, इनके साथ रिएक्शन बहुत ध्यान से करना है आपको। AgCN के अंदर साइनाइड बनेगा, और KCN के अंदर साइनाइड बनेगा, और AgCN के अंदर आइसोसाइनाइड बनेगा, और ऐसी KNO2 और AgNO2, KNO2 के अंदर एल्केन नाइट्राइट बनेगा, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग आयनिक है और यहां पे बॉन्डिंग कोवेलेंट है, तो वो नाइट्रो एल्केन बनेगा, नाइट्रो एल्केन, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। अब एक चीज और है कि LiAlH4, कभी कभी ये रिएक्शन दे देते हैं कि LiAlH4। अब ये LiAlH4 जो है ना, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके अंदर है ये कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड फॉर्म में निकालता है, ये हाइड्राइड फॉर्म में हाइड्रोजन को छोड़ता है, H माइनस फॉर्म में जो है वो हाइड्रोजन को छोड़ता है, ये ध्यान रहे आपको। तो यहां पर जो है वही LiAlH4 से अगर आपने रिएक्शन करा दिया, RX प्लस LiAlH
H4, तो यहां पर ये RH बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट आप छोड़ दीजिए, इसमें जो मेन प्रोडक्ट है तो X माइनस निकल जाएगा, LiAlX मान लो आप, और LiAlH3X, वो बाई प्रोडक्ट आप छोड़ दो, ये H माइनस रिलीज करता है, और H माइनस एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, बहुत स्ट्रांग जो है वो न्यूक्लियोफाइल ये बनाता है LiAlH4H, ठीक है। तो ये हमारा कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहे एल्किल हैलाइड के, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहे ये एल्किल हैलाइड के। अभी अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उनका मैकेनिज्म कैसा होता है। तो ये तो एग्जाम्पल थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ये पूरी की पूरी जो हमने जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, चाहे मैं इनकी बात करूं यहां से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9 10 और फिर ये 11, ये 11-12 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं, इनके प्रोडक्ट जो हैं ये आपका एनसीईआरटी के टेबल में दिए हुए हैं। आप उसमें से ज़रूर एक बार ट्राई करो और उनके नाम भी लिखो कि प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म कैसा होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 2 तरह का होता है, SN1 और SN2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2 हमेशा पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो नीट और जेईई में भी आते हैं। तो उसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।